इसके पहले वाले वीडियो में हमने 115 तक आपसे बात करी थी, यानी कि आज हम बात करेंगे जो आपका 116 क्वेश्चन है उसके बारे में। तो चलिए आप पढ़िए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप अपना इस पे पॉइंट लगा सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए फिगर क्या कह रहा है आपसे, विच टाइप ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड, यानी किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग आपको दी गई है वही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए दो टर्म जुड़े हैं आपके, पहला आपका YB है, दूसरा है आपका YF है। YB का मतलब ये होता है कि बैक पिच की बात कर रहा है, ठीक। YB का मतलब होता है कि बैक पिच की बात कर रहा है, और YF का मतलब होता है कि फ्रंट पिच की बात कर रहा है। लेकिन आपको समझना ये है कि बैक पिच होती क्या है। जैसे कोई आपकी बाइंडिंग है, ये आपके कम्यूटेटर है, सपोज मान लीजिए ये आपके क्या है, कम्यूटेटर है, 1 2 3 4। हम लोग क्या करते हैं कि इसी में बाइंडिंग करते हैं, है ना, इसी में बाइंडिंग करते हैं। अगला यहाँ से उठा लीजिए आप, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, ठीक, ऐसे। तो हमारी जो बाइंडिंग होती है लैप बाइंडिंग, चूंकि ये लैप बाइंडिंग का सिंबल है, तो हम देखते हैं जो पहली आपकी बाइंडिंग थी उसका जो पहला सिरा था वो दूसरी वाली बाइंडिंग के, देख रहे हैं, यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है। फिर दूसरी बाइंडिंग यहीं से स्टार्ट, यानी इसका पहला सिरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और बेसिकली हमको बात ये करनी है कि जो आपकी बैक पिच होती है इन दोनों के मध्य खींचा जाता है, यानी कि आप देखेंगे आपकी जो पहली बाइंडिंग यहाँ से निकली उसका जो लास्ट सिरा है उन दोनों की जो मध्य दूरी है आपकी, यानी कि ये जो दूरी है आपकी वही आपकी क्या कहलाती है, बैक पिच कहलाती है। ठीक है, वही आपकी बैक पिच कहलाती है। और फ्रंट पिच यहाँ देखिए आप, जैसे ये आप देख रहे हैं एक सिरा, यानी कि आपकी पहली बाइंडिंग का जो अंतिम सिरा है और दूसरी बाइंडिंग का फर्स्ट जो सिरा है उनके मध्य जो दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, फ्रंट पिच कहलाती है। समझ पाए? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की, इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका टिप्लेक्स वेब बाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन है डुप्लेक्स वेब बाइंडिंग, और तीसरा ऑप्शन आपका प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग, चौथा है रिट्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग। अब देखिए, जो आपकी रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग होती है उसको हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो आपकी प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग होती है ये हमेशा जो क्लॉकवाइज में इस्तेमाल होता है। तो मैंने बताया कि ये जो बाइंडिंग चल रही है आपकी, ये बाइंडिंग जो आपकी चल रही है कुछ क्लॉकवाइज इस तरीके से चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप लोग। ये जैसे आपके एक खांचे होते हैं ना, ये आपके ऐसे खांचे होते हैं। ठीक है, ऐसे खांचे होते हैं और हम लोग जो बाइंडिंग करते हैं ऐसे स्टार्ट किया जाता है, इसमें आती है, फिर ऐसे स्टार्ट किया जाता है, ऐसे आती है, फिर ऐसे ऐसे बाइंडिंग आपकी चलती रहती है। तो होता क्या है कि अगर क्लॉकवाइज ऐसे चल रही है तो आपकी ए कौन सी बाइंडिंग कहलाएगी, प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग कहलाएगी। अगर यही उल्टा हो जाता, इस तरीके से चलता, तो आपकी वो बाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग कहलाएगी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन देख लीजिए, इसको किसके साथ चला जाएगा, किसके साथ चला जाएगा भाई, प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग के साथ चला जाएगा, नहीं प्रगतिशील लैप बाइंडिंग के साथ चला जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए 117 क्या कह रहा है आपसे,
117। चलिए पढ़िए। कैलकुलेट द एवरेज पिच फॉर द retrogressive wave binding if number of armature conductor 14, number of slot 7, number of poles 2। ठीक, एक आप जो है इसका फार्मूला पढ़े होंगे कि जो रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग होती है आपकी, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग जो होती है उसका जो एवरेज पिच होता है, एवरेज पिच पी ए पी बराबर होता है आपका Z/P-1। ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप जान लीजिए कि Z/P-1 होता है। अगर वही प्रोग्रेसिव लैब बाइंडिंग होता तो यहीं पे क्या होता, प्लस हो जाता। ठीक है, तो आपको रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग के बारे में पूछा है। देखिए Z का मान कितना दिया गया है, Z का मान देखिए आपका नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, 14 है। ठीक, 14 दिया गया है यानी 14 है। नंबर ऑफ स्लॉट यानी S का मान कितना दिया गया है, 7 है। फिर नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ पोल ये कितने दिए गए हैं आपके, 2, इसी में रख लीजिए। अब देखिए नंबर ऑफ कंडक्टर 14, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए यहाँ देख लीजिए। तो एवरेज पिच AP, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, 14 हैं। ठीक, 14 बटे नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 2 हैं, -1, 2 सत्ते 14 -1 यानी कि 6 आपका जो AP यानी एवरेज पिच आपकी निकल के आई, कितनी आई, 6 आई। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए आप लोग। इस सूत्र को, इस फार्मूलों को आप लोग बढ़िया से जो है एक शॉर्ट नोट में लिख लीजिएगा इसको, है ना, इसको शॉर्ट नोट में लिखिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं कि शॉर्ट नोट ही आपका काम आता है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे 118 क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए। दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िए। मतलब हिंदी में थोड़ा सा जो आपके इलेक्ट्रिकल जो वर्जन है आप कह सकते हैं, उसके जो वर्ड हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं समझने में, और इंग्लिश में क्या होता है कि वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाती हैं। देखिए क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज़ इलस्ट्रेटेड फॉर द आर्मेचर आफ्टर रीबाउंड। ठीक है, यानी प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। चलिए यही है आपका, 4 ऑप्शन है आपके साथ जुड़े हुए। पहला ओपन कॉइल टेस्ट, दूसरा शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, तीसरा वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट, चौथा आपका दिया है ग्राउंड कॉइल टेस्ट। तो देखिए थोड़ा सा इसमें ट्रिकी चलिए आप, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके इस तरीके से। जो आपकी आर्मेचर बाइंडिंग टेस्ट होता है 2 प्रकार से टेस्ट इसमें बनते हैं। पहला क्या करता है कि इस तरीके से दे देता है, थोड़ा सा इसमें जो आपके कंडक्टर होते हैं काफ़ी दूर तक फैले होते हैं। दूसरा क्या देता है कि यहीं से उठा के ऐसे करके जब टेस्ट होता है उसके बारे में पूछ लेता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बन गए। पहला तो ये हो गया, दूसरा अभी वो भी मिलेगा। तो इसमें जो इस प्रकार का टेस्ट होता है वो आपका कौन सा टेस्ट होता है, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट यानी लघुपतित कुंडल परीक्षण होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक सौ उन्नीस देखिए। चलिए आपसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, यानी आपका 119 जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, कहने का मतलब हमारा ये। तो देखिए क्या कह रहा है, भाई दी नेवली रीवाउंड आर्मेचर मस्ट बी प्री हीटेड बिफोर दी वर्निशिंग, यानी कि जो आर्मेचर बाइंडिंग होती है आपकी, ठीक है, उसको रिवाउंड करके
रीवाउंड करके देखिए, वनसिंग से पहले नए रीवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग आर्मेचर बनाते हैं तो उसमें कुछ सुख यानी कि उसमें कुछ नमी रहती है, कुछ उसमें नमी रहती है, तो उसको सुखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें गर्म का झोंका एक प्रकार से हवा देते हैं, यानी इसमें नमी को बाहर निकालने के लिए, यानी आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें नमी को बाहर निकाले, यानी कि ड्राइव आउट द मॉइस्चर फ्रॉम द हीट, यानी इससे नमी को बाहर निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं? 120। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन में बताने मतलब चीज़ें जो बताने लायक होती है उसको तो पूरा अच्छे तरीके से बताया जाता है कि भाई आपको अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन जिस चीज़ में सिर्फ रटना रहता है भाई, उसमें कुछ फैक्ट नहीं निकल के आते हैं, तो उसको कैसे बताया जाए? तो आपको वो चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अगला देखिए 120। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? ठीक है, चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। आपसे कह रहा है कि आर्मेचर डायरेक्शन को चेंज करके, आपसे ये कह रहा है कि फील्ड डायरेक्शन को चेंज करके, या आप आर्मेचर और फील्ड दोनों को डायरेक्शन को चेंज करके, या आप सप्लाई को चेंज करके। देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपसे पूछा है। देखिए पहला क्या दिया है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, यानी कि आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर। दूसरा क्या दिया है, आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में यानी कि बाय इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल, यानी जो सप्लाई टर्मिनल होता है उसको चेंज करके। फिर सी वाला आपसे क्या कह रहा है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ बोथ फील्ड एंड आर्मेचर। क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो हम लोग जो चेंज करते हैं, चूंकि आपने टार का जो फार्मूला पढ़ा है, टार का फार्मूला क्या होता है भाई, T बराबर phi SH इंटू आई ए होता है। अब देखिए इसमें अगर आप दोनों डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, यानी कि उसकी जो आपकी फील्ड बाइंडिंग है उसको और आर्मेचर धारा की दिशा को अगर चेंज करेंगे, इसका मतलब अगर ये माइनस है, यानी अगर चेंज करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, यानी कि आपका phi SH भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और आपका आई ए माइनस हो जाएगा, माइनस आई ए। इसका मतलब माइनस माइनस मिलकर आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो टार्क पहले था उसकी घूर्णन की दिशा अब भी वही बरकरार बनी हुई है। समझ पाए मेरी बातों को, कि अगर इसके डायरेक्शन को आप चेंज कर देंगे तो क्या होगा कि ये माइनस हो जाएगा, सपोज ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और माइनस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि टार्क की दिशा चेंज नहीं होगी, अर्थात उसके घूमने की दिशा पहले जो थी वही रहेगी। इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ बाय चेंजिंग दी डायरेक्शन आप आर्मेचर करेंगे, यानी कि आर्मेचर दिशा को आप सिर्फ चेंज करेंगे। ठीक है, आर्मेचर दिशा को चेंज करेंगे तभी आपका ये टार्क क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि उसके विपरीत घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, चलिए 121 देखिए। 121, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को, चलिए इंग्लिश देख लीजिए, अब हिंदी में पूरा देखा जाएगा। व्हाट इज द इफेक्ट इन डीसी शंट मोटर इफ इट्स सप्लाई टर्मिनल आर इंटरचेंज। अब देखिए आपसे पूछा ये है कि अगर डीसी शंट मोटर में आपकी जो सप्लाई है उसको इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी उसको बदल दिया जाए, तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? उसकी गति जो बढ़ जाएगी उसकी गति मतलब घट जाएगी, या फिर उसके डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज से घूम रहा था अब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, अभी मैंने जो टार्क का फार्मूला मैंने बताया आपको, T बराबर phi SH इंटू आई ए, यही मैंने बताया आपको ना। ये आपकी शंट फील्ड होती है, यानी कि फील्ड बाइंडिंग होती है। ये आपकी आर्मेचर बाइंडिंग, यानी आर्मेचर में कितनी धारा बह रही है, और आप में जो फील्ड बाइंडिंग है, आप कह सकते हैं कि जो शंट बाइंडिंग है उसमें कितना जो फ्लक्स है, आप कितने कह सकते हैं कितनी उसमें धारा जा रही है, उसके कारण कितने आपके फ्लक्स उत्पन्न हो रहे हैं उसको डिनोट कर रहा है। तो अगर आप सप्लाई टर्मिनल को चेंज करेंगे
तो दोनों का मान चेंज होगा। इसका मतलब ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। अब मैंने ये बताया आपसे कि अगर दोनों का मान चेंज हो रहा है, यानी कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये भी माइनस है, और माइनस माइनस मिलकर आपका क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अर्थात जो आपकी डायरेक्शन पहले थी वही अब भी बरकरार रहेगी। रिमेंबर दी पॉइंट, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि अगर आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, इसका मतलब सप्लाई टर्मिनल को अगर चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी मोटर जैसे पहले थी अब भी वैसे ही चलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए इधर देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इसमें 4 ऑप्शन जनरली वैसे बनाए जाते हैं। पहला आपका दिया है क्या उसकी गति धीमी हो जाएगी, तो दूसरा क्या दिया है आपसे, तेज रफ्तार से चलेगी। थोड़ा सा और इधर देख लीजिए आप, देखिए अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन आपका दिया है कि धीमी गति से चलेगी, क्या ऐसा हो सकता है क्या? दूसरा ऑप्शन क्या दिया, तेज रफ्तार से चलेगी, क्या हो सकता है क्या? तीसरा आपका दिया एक ही दिशा में चलता है। मैंने क्या बताया कि अगर उसके टर्मिनलों को आप इंटरचेंज करेंगे तो उसकी डायरेक्शन में कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपका सी वाला ऑप्शन मस्ट बी सेम, यानी कि सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए आप? अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 122। चलिए 122 का क्या रहा है आपसे, 122 आपसे क्या कह रहा है उसके बारे में पहले पढ़िए आप। चलिए पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द स्पीड इफ फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी शंट मोटर इज एन ओपन सर्किट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसको आप रट लीजिए, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे ही जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं, नहीं आएंगे तो अगले जब भी किसी कंपटीशन इलेक्ट्रिकल से अगर कोई संबंधित कंपटीशन देंगे तो उसमें जरूर ये पूछा जाएगा आपसे। व्हाट इज द स्पीड इट फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी शंट मोटर इज ओपन सर्किट, यानी यदि आपकी जो शंट वाइंडिंग है अगर वो ओपन हो गई यानी खुल गई तो उसकी स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वही आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, n इज प्रोपोर्शनल टू 1/, या phi SH इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको n इज प्रोपोर्शनल टू 1/phi SH। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपकी शंट वाइंडिंग होती है ना, ये आपकी शंट वाइंडिंग होती है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मोटर की बात किया है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। ठीक है, सप्लाई देते हैं। तो अगर ये चीज़ अगर ओपन हो गई, इसका मतलब ये है कि phi SH का मान क्या हो गया, 0 हो गया। phi SH का मान 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर इसका मान 0 हो गया तो आप जानते होंगे 1/0 का मान क्या होता है, 1/0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी, अर्थात अनंत के आसपास रन करेगी। तो देखिए ऑप्शन पहला, स्टॉप रनिंग नहीं, मोटर रन्स नॉर्मली नहीं, रन एट स्लो स्पीड क्या है, हो सकता है नहीं। अगला, रन इन वेरी हाई स्पीड, यानी आपकी मोटर बहुत तेजी से रन करेगी। ठीक है, समझ पाए आप? तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भाई। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, व्हाट इज द रीजन फॉर रिडक्शन स्पीड ऑफ
ऑफ ए डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। यानी आपसे पूछा ये गया है कि शून्य लोड से फुल लोड तक क्या रीज़न होता है कि आपकी स्पीड क्या होती है, डाउन हो जाती है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि आप लोग क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। कुछ लोग तो क्वेश्चन को मतलब समझना ही नहीं चाहते, डायरेक्ट आपके ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो ऑप्शन के थ्रू जाना वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले आपसे पूछा क्या गया है, यानी कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके बारे में आपको डिटेल्स लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन में यही पूछा गया है कि अगर ज़ीरो से अगर आप मतलब लोड बढ़ाते हैं तो स्पीड पे मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का कारण क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आप। पहला, अभी हम फिगर दोबारा समझाएंगे आपको, फिगर में क्या है वो चीज़। देखिए शंट फील्ड करंट इंक्रीज, पहला दिया है आपसे कि शंट फील्ड करंट बढ़ता है, क्या ऐसा हो सकता है क्या। दूसरा आपका दिया है शंट फील्ड करंट घटता है, क्या ऐसा हो सकता है। चौथा दिया आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। अब थोड़ा बहुत इस पे हमको डाउट लग रहा है कि हो सकता है यही करामात करे भाई, यानी कि जो आपकी वोल्टेज ड्रॉप यानी कि आपकी स्पीड जो डाउन हो रही है, हो सकता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होने की वजह से ऐसा हो सकता हो। लेकिन अभी एक ऑप्शन और बचा है आपका, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज, यानी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाने के कारण ऐसा हो। तो मैंने आपको बताया है कि अगर स्पीड में ये क्या है आपकी, ये क्या है, यानी कि इसके मान में यहाँ से यहाँ तक पहले स्पीड कुछ यहाँ और रही होगी, अब यहाँ पे कुछ और है। तो घटने का मेन कारण क्या है, जो आपके आर्मेचर रिएक्शंस होते हैं, यानी कि आर्मेचर का स्टेटर पे कितना प्रभाव है, या आप कह सकते हैं रोटर पे कितना प्रभाव है, वही आपका आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। यानी कि उसकी स्पीड में कितना वो ड्रॉप कर रहा है, उसकी स्पीड में कितना जाके विरोध कर रहा है, वही आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब आपका क्या कहलाएगा, इसका आंसर आप देख लीजिए। तो इसका मतलब आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, यानी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है आपसे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो यहाँ से आपका इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो रहा है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। वहाँ से एक क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाएंगे, अब बहुत सोच समझ के आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे और थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चलिए पढ़िए, 125 क्या कह रहा है आपसे, What is the formula to calculate the slip speed of थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज टाइप, यानी कि पिंजरा टाइप, उसमें आपकी जो स्लिप होती है वो कितना होती है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन क्या है, एन स्लिप एन एस माइनस एन आर। दूसरा क्या दिया है, एन स्लिप एन आर माइनस एन एस। तीसरा क्या दिया है, एन स्लिप एन एस माइनस एन आर बटे एन आर। एन स्लिप एन एस माइनस एन आर बटे एन एस। देखिए स्लिप होती क्या, हिंदी में इसको सर्कन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, सर्कन कहते हैं। अर्थात जो आपकी स्टेटर बाइंडिंग पे जो आपका RMF जो जनरेट हुआ, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ, उससे रोटर कितना पीछे, कितना
पीछे है वही आपकी स्लिप कहलाती है। क्या समझे भाई आप लोग कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसको जो है फाई से भी डिनोट किया जाता है, यानी कि आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड है स्टेटर की उससे रोटर कितना पीछे चल रहा है वही आपका क्या कहलाता है, सर्कन कहलाती है या स्लिप होती है। इसका मतलब ये है कि NS ये आपकी स्टेटर स्पीड है और NR क्या है, आपकी रोटर स्पीड है, और यही आपका क्या कहलाता है, स्लिप कहलाती है। समझ पाए आप कि NS माइनस NR यानी कि रोटर की स्पीड और यानी कि आपकी स्टेटर की स्पीड और रोटर की स्पीड इन दोनों का जो घटाव होता है वही आपकी क्या कहलाती है, स्लिप कहलाती है या सर्कन। इसको हिंदी में सर्कन भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दिया है। व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट, यानी नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। चलिए बताइए, कुछ गेस लगाइए आप लोग। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ए वाला, इंचिंग कंट्रोल, यानी इंचिंग नियंत्रण विधि। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला 127, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इससे क्वेश्चन ये जो 127 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। विच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन AC मोटर, यानी AC मोटर की बात किया है कि आप टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कैसे पता करेंगे। चलिए, आपके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पे मत जाइए, मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री। थोड़ा सा खाली स्थान जहां हो उसको देख लीजिए आप, इलेक्ट्रिकल डिग्री। चलिए समझ जाइए, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री, है ना। ये होता है 180 इंटू नंबर ऑफ पोल, यानी आप कितने पोल की मशीन डिजाइन किए हैं उसका गुणा, यानी उसका मल्टीपल, और 180 आपके एक कांस्टेंट उसमें मल्टीपल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर होता है आपका 180 इंटू पी। किसके लिए बात कर रहा है, AC मोटर के लिए। अगर यही DC मोटर होता या DC जनरेटर होता तब उसके लिए लिख लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर होता है आपका 180 ठीक P/2। कितना होता है, P/2 होता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल डिग्री ये किसके लिए है, DC मोटर या जनरेटर, यहाँ DC लिख लीजिएगा, DC। चलिए नीचे लिख दे रहे हैं, DC मोटर एंड जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात हो गई। इसका मतलब है आप देख लीजिए, तो आपका टोटल डिग्री नंबर ऑफ पोल, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 नंबर ऑफ पोल। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, जैसे आपका 4 पोल 5 पोल दे देगा, उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि इसकी टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना है। ठीक है, तो अब तो आप लोग फार्मूला जान ही गए, इस पे रखेंगे, टोटल आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। आप लोग बस बने रहिए, बेस्ट आपका कहीं न कहीं जो प्रिपरेशन होगी बहुत अच्छी हो जाएगी।
और एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ तक किया भाई? इंचिंग हो गया था, इंचिंग के बाद इलेक्ट्रिकल डिग्री ये हो गया। अब देखिए 128 देखिए, अब आपसे पूछा है कि अभी एक स्टार्टर आपको दिखाया जाएगा, उसके बारे में पूछा है कि ये कौन सा स्टार्टर है। तो चलिए हम सीधे ऑप्शन पे लेकर चलते हैं आपको। इधर आ जाइए आप, ये देखिए कौन सा स्टार्टर है भाई। पूरा फिगर देखिए आप, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे 150, अब आपको दिखाई देगा। देखिए इसको पहचानने का जो तरीका होता है, पहले तो आप देख लीजिए, कुछ गेस लगाइए आप कौन सा स्टार्टर है ये। तो इसका पहचानने का तरीका एक ही है, जो आपकी ये बाइंडिंग, जो आपकी ये वाली बाइंडिंग है, ऐसे करके दिया होगा। मतलब अगर इसको कई प्रकार से बनाया जाता है, तो जो प्रकार यहाँ दिया गया है उसको पहचानने का जो तरीका होता है, इधर देख लीजिए। हाँ ठीक, तो इसको देख लीजिए इधर, ऐसे करके 3 बाइंडिंग आपकी होती है। कितनी बाइंडिंग? 3 बाइंडिंग होती है। और इसके ज़रिए आपके जो इंडक्शन मोटर होते हैं, जैसे आपका स्क्वायरल केज टाइप हो गया, वाउंड टाइप यानी स्लिप रिंग टाइप हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक कनेक्शन निकाल लेते हैं, ऐसे कनेक्शन निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से 2 टर्न और निकालते हैं, यहाँ से भी 2 टर्न निकल गए, टोटल 6 टर्न निकलते हैं, यहाँ से भी 2 टर्न निकल जाते हैं। ठीक है, तो पहचानने का तरीका यही, घुमा फिरा के यही सब किया गया है। थोड़ा सा डीपली इसमें मतलब थोड़ा सा कंजेस्टेड कर दिया है, मतलब थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को क्या कर रहा है, घुमा फिरा रहा है। तो अगर 3 बाइंडिंग आपको दिखाई दे दी, इसका मतलब ये है कि आपका ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है ये। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है। देखिए ऑप्शन देखिए आप, देखिए इसका मतलब ये है कि बी वाला ऑप्शन आपका सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस पे आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे आपकी स्पीड दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पोल की संख्या। तो इसका फार्मूला पूछा है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फाइंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर। यानी एसी यानी इंडक्शन मोटर में जो आपका सिंक्रोनस स्पीड होता है, उस मतलब उसको किस फार्मूले से हम लोग ज्ञात करते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो फार्मूला आपका होता है NS बराबर 120 F/P। अब देखिए किस फार्मूले में मिल रहा है, सिंक्रोनस स्पीड NS बराबर 120 F/P, यानी पहला ही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अब देखिए ये और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सब इसमें जो क्वेश्चन हम लोगों ने PDF जो तैयार की है, बहुत एक से एक क्वेश्चन। अब देखिए, व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। यानी फुल लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है। अब यहाँ देख लीजिए, आपका 1 HP बराबर आपका होता है 1.5, 1 कितना होता है, 5 होता है। इसका मतलब है 10 HP का मान दिया गया है। तो 10 HP का मान दिया गया है 10 HP, और 1 HP का मान कितना है, 1.5 है। इसी में गुणा कर दीजिए, 1.5 कितना हो जाएगा आपका, 15 एम्पियर हो जाएगा। ये एम्पियर में होता है। ठीक है,
यानी 1 HP बराबर होता है 1.5 यानी 1.5 एम्पियर के। टोटल कितनी धारा हो जाएगी आपकी 15 एम्पियर, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे टोटल 15 क्वेश्चन। फिर आगे क्लास होगी आपकी और आगे जो है जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हम लोग अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।